जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका मास हमारी धरती से 318 गुना ज्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सौर मंडल के सारे ग्रहों को एक साथ मिला दिया जाए तब भी इसका साइज उनसे 2.5 गुना ज्यादा ही होगा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना विशालकाय है। एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें 1300 से ज्यादा धरतियां समा सकती है। जुपिटर पूरी तरह से गैस से बना हुआ है और इसमें हार्ड लैंड कहीं भी नहीं है। यहाँ पर चलने वाले तूफान इतनी तेज होते हैं जितने हम कभी भी धरती पर महसूस भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक कई सालों से इसके सतह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और आज ऐसा हो भी चुका है। जुपिटर तक कई सारे प्रोब्स भेजे जा चुके हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी है। खैर, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जुपिटर को धरती का बड़ा भाई भी कहा जाता है, क्योंकि यह उसको बड़े बड़े पत्थरों के खतरे से बचाता है जो अगर धरती से टकरा गए तो पूरी तरह से तबाही मचा देंगे। पर वेट ए मिनट, आखिर कैसे? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए एक्सप्लोर करते हैं सोलर सिस्टम के इस नए एंगल को। हमारे सौर मंडल के ग्रहों का बनना 4.6 अरब साल पहले चालू हुआ था। पहले हमारा यही सोलर सिस्टम सिर्फ धूल का एक बड़ा सा बादल था, लेकिन कुछ सालों के बाद जब यही धूल आपस में इकट्ठा होने लगी तब ग्रहों का निर्माण होने लगा। सबसे पहले पीछे के ग्रह बनने शुरू हुए थे, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगर वैज्ञानिकों की माने तो सबसे पहले जुपिटर अस्तित्व में आया था और धीरे धीरे ये बड़ा होता गया और अपने आसपास के सारे मैटर को खींचता गया। जैसे जैसे यह मैटर को खींचता जा रहा था वैसे वैसे इसकी खींचने की शक्ति यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और ज्यादा बढ़ रही थी और इसीलिए यह अंत में सबसे बड़ा ग्रह बनकर रह गया। जुपिटर में 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम है। बिल्कुल इसी तरह हमारे सूर्य में भी करीब 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम है। इसकी कंपोजिशन की वजह से कई वैज्ञानिक जुपिटर को एक फेल्ड स्टार भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसका मास थोड़ा सा और ज्यादा होता तो यह ग्रह की जगह एक तारा होता, क्योंकि तब इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन चालू हो जाती जिससे यह भारी मात्रा में एनर्जी को रिलीज करने लगता, बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो इस दुनिया की तस्वीर ही अलग होती। जुपिटर में जरा से भी सॉलिड लैंड नहीं है और यह पूरी तरह से गैस से ही बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई स्पेसक्राफ्ट को इसके आर पार भेज सके। इसके अंदर के गैसेस भी इतने डेंस है कि जिन भी स्पेसक्राफ्ट ने ऐसी जरूरत की वो इसमें ही फंसकर टूट जाएगा, और अगर नहीं भी टूटा तो जुपिटर के अंदर जाने के बाद तो उसका खत्म होना निश्चित है। जुपिटर पर आपको जो सफेद और ब्राउन लाइंस दिखती है वो अलग अलग गैसेस से बनी हुई होती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर। एक खास बात यह है कि ये सभी लाइंस अलग अलग तरह से रोटेट करती है जिससे पूरे ग्रह पर असर पड़ता है। दरअसल जुपिटर हमारी धरती की तरह एक ही डायरेक्शन में रोटेट नहीं करती, बल्कि इसके अलग अलग भाग अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं, कुछ उल्टे तो कुछ सीधे। प्रॉपर रोटेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है जुपिटर में। जुपिटर के पास हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड भी है और यह मैग्नेटिक फील्ड करीब 10 से 70 लाख किलोमीटर में फैली हुई है। यह मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के आउटर कोर में जनरेट होने वाले करंट की वजह से पैदा होती है और यह मैग्नेटिक फील्ड ही आज की हीरो है। इस पर एक स्पेसक्राफ्ट को भी भेजा जा चुका है जिसका नाम है जूनो। इसने भी जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड को समझने में बहुत ज्यादा मदद की थी। जुपिटर से आने वाले रेडियो वेव्स की आवाज कभी कभी सूर्य से आने वाले रेडियो वेव्स की आवाज से भी तेज होती है और इसे आसानी से वैज्ञानिक धरती पर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अलावा एक समय में इसके पास हमारे सौर मंडल के सबसे ज्यादा ज्ञात चंद्रमाएं भी थे। जुपिटर के पास आज 79 नोन मून्स है। आज भी इसका एक चांद गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद कहलाता है और यह इतना ज्यादा हैबिटेबल माना जाता है कि मंगल के बाद टाइटन और इसे ही वैज्ञानिक इंसानी सभ्यता को बसाने के लिए टारगेट कर रहे हैं। खैर, अब जुपिटर सबसे ज्यादा चांद वाला ग्रह नहीं रहा, बल्कि इसकी जगह सैटर्न यानी कि शनि ग्रह ले चुका है जिसके पास 82 नोन मून्स है।
जुपिटर का केंद्र आज भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि इसके कोर के स्टेट का किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च से ये पता चला है कि इसका कोर बना तो फ्लूइड से ही है, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रेशर में है कि ये बिल्कुल एक सॉलिड की तरह बिहेव करता है। कुछ ऐसा ही समुद्र के नीचे भी होता है। वहां पर पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि नीचे का पानी बिल्कुल बर्फ की तरह बिहेव करता है, जबकि असल में वो बर्फ होता ही नहीं है। जुलाई 2017 में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के वायुमंडल से 9000 किलोमीटर ऊपर से गुजर रहा था और तभी इसने जुपिटर की बहुत सुंदर तस्वीरें ली थी। जुपिटर से जुड़ी सबसे बड़ी खोज यह थी कि उसमें एक बहुत ही बड़ा समुद्र भी मौजूद है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन से बना हुआ है। एक्चुअली जुपिटर के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है कि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में कंबाइन होने लगते हैं और प्रेशर की वजह से वो लिक्विड में बदल जाते हैं, जिससे इस समुद्र का निर्माण हुआ है। और अब सारी जनरल नॉलेज की बात हो गई हो तो अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर कि कैसे जुपिटर हमारी धरती को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है और सबसे ज्यादा विशाल होने की वजह से इसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जिसकी वजह से ये कई चीजों को अपने साथ ही बांध कर रखता है और साथ ही आसपास गुजरने वाली चीजों को भी अपनी ओर खींच लेता है। मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में दिखने वाले एस्ट्रॉयड बेल्ट भी जुपिटर की वजह से ही बन पाई है, क्योंकि जो भी चीज इसमें आकर टकराती है वो कई सारे टुकड़ों में बिखर जाती है और इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में जाकर दाखिल हो जाती है। इनमें से ही कुछ चीजें जुपिटर के अंदर चली जाती है और कुछ उसका चक्कर लगाने लगती है और आगे चलकर उसके चांद का रूप ले लेती है। इसी वजह से जुपिटर पर इतने सारे मून्स देखने को मिलते हैं। आप में से कई लोग तो ये जानते होंगे कि हमारा सोलर सिस्टम प्लूटो के बाद खत्म नहीं होता, क्योंकि उसके बाद आता है कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड, जो कि बहुत ही ठंडे और मिस्टीरियस एरिया है जिनके बारे में अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। कुइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल की वह जगह है जहां पर सबसे ज्यादा कॉमेट ओरिजिनेट होते हैं और वहीं से सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और कभी कभी मेन सोलर सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं और ग्रहों से जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन ये कॉमेट्स जब हमारे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं तब हमारी धरती की तरफ आते समय इन्हें जुपिटर ग्रह के पास से भी गुजरना पड़ता है और जब भी वो जुपिटर ग्रह के पास से गुजरते हैं वह उन्हें अपने तेज गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खींच लेता है, जिससे वो हमारी धरती से टकराने से बच जाते हैं और हमारी धरती भी उस कॉमेट से बच जाती है। अगर बाय चांस कोई भी ऐसा कॉमेट हमारी धरती से टकरा जाए तो धरती पर जीवन का नष्ट होना पूरी तरह से संभव होता है, क्योंकि इनके द्वारा किए गए कोलिजन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा ही एक कॉमेट जिसका नाम था शूमेकर-लेवी 9 जुपिटर से जुलाई 1992 में टकरा गया था, जिसकी वजह से उसके 30 के आसपास छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े भी जुपिटर ग्रह में साल 1994 में टकरा गए थे और तभी वैज्ञानिकों ने सबसे पहली बार किन्हीं दो चीजों को इतनी पास से टकराते हुए देखा था और यह पहली बार था जब सौर मंडल में ही किसी ऐसे टकराव को देखा गया था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यह कॉमेट कहीं और नहीं बल्कि हमारी धरती की दिशा की ओर ही आ रहा था और अगर यह हमारी धरती से टकरा जाता तो क्या हो सकता था ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। आपने उस एस्ट्रॉयड का नाम तो सुना ही होगा जिसने डायनासोर को हमारी धरती से नष्ट कर दिया था। उसका साइज करीब 11 से 81 किलोमीटर के बीच था और शूमेकर-लेवी का साइज 2 किलोमीटर का था, जो अगर हमारी धरती से टकरा जाता तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था और शायद हम इंसानी सभ्यता को बहुत क्षति पहुंचा सकता था। शूमेकर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हर साल हमारी धरती की तरफ ऐसे अनगिनत एस्ट्रॉइड्स आते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी धरती को छू नहीं पाते, क्योंकि हमारी रक्षा इस परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर करता है और अगर जुपिटर ना होता तो करोड़ों साल पहले ही इसका नामो निशान मिट चुका होता और शायद मानव सभ्यता कभी भी धरती पर आ ही नहीं पाती। अब अगर देखा जाए तो जुपिटर सच में हमारी धरती के लिए एक बड़े भाई का काम करता है और इसके लिए एक लाइक भी ना करना तो नाइंसाफी होगी। तो सोच क्या रहे हो, इस वीडियो को एक लाइक कर दो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय,
जय हिंद।